लगता है आज रात भारी पड़ेगी। बादल बहुत गरज रहे हैं। अगर बारिश हो गई तो ये पुरानी छत हमारा बोझ नहीं उठा पाएगी। जी आप चिंता मत करो, मैंने उस कोने में एक बाल्टी लगा दी है जहाँ से कल पानी टपक रहा था। हम सिमट कर सो जाएंगे, भगवान ने चाहा तो रात कट जाएगी। कब तक कटेगी सुधा? रोज सोचता हूँ कि सेठ से कुछ पैसे मांगकर इस छत को पक्का करा लूं, पर वो सेठ, वो तो अपनी चमड़ी उधेड़ ले पर दमड़ी ना दे। पूरे दिन खौलती हुई चाय की पतीली के सामने खड़ा रहता हूँ। हाथ जल जाते हैं, पर तनख्वाह के नाम पर बस गालियाँ मिलती हैं। तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बारिश शुरू हो गई। पहले धीमे धीमे, फिर मूसलाधार। झोपड़ी की छत जो पहले से ही कमजोर थी जवाब देने लगी। पानी की बूंदें पहले कोने में गिरी, फिर बीच में, और देखते ही देखते पूरी झोपड़ी के अंदर पानी की धार लग गई। बिस्तर गीले होने लगे। मुन्ना और गुड़िया नींद में हड़बड़ाकर उठ गए। बापू, पानी, मेरे ऊपर पानी गिर रहा है। उठो, सब उठो। सुधा, बच्चों को लेकर बाहर निकलो, ये छत कभी भी गिर सकती है। पर जी बाहर तो गजब की ठंड है और बारिश भी हो रही है, हम कहाँ जाएंगे? अंदर रहे तो दबकर मर जाएंगे सुधा, जल्दी करो। जगदीश ने घर का थोड़ा बहुत सूखा कपड़ा और एक प्लास्टिक की पन्नी उठाई और वे सब झोपड़ी से बाहर आ गए। जैसे ही वे बाहर निकले, एक तेज आवाज के साथ उनकी झोपड़ी की एक दीवार ढह गई और छत का एक हिस्सा नीचे आ गिरा। अगर वे एक पल की भी देरी करते तो शायद आज की रात उनकी आखिरी रात होती। झोपड़ी अब मलबे का ढेर बन चुकी थी। उनके सिर पर अब सिर्फ काला आसमान था और शरीर पर भीगे हुए कपड़े। जगदीश ने पास के एक पेड़ के नीचे जगह देखी। उसने वहां प्लास्टिक की पन्नी तानी और बच्चों को उसके नीचे बिठाया। हवा बर्फीली थी, गीले कपड़ों में ठंड हड्डियों को चीर रही थी। चारों एक दूसरे से चिपक कर बैठ गए। जगदीश ने अपनी फटी हुई जैकेट उतारकर मुन्ना और गुड़िया को ओढ़ा दी और खुद सिर्फ एक बनियान में ठिठुरता रहा। बापू, बहुत ठंड लग रही है, दांत किटकिटा रहे हैं। कुछ नहीं होगा मेरे शेर, बस सुबह होने वाली है। सूरज निकलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। रात किसी तरह गुजरी, लेकिन सुबह अपने साथ मुसीबत लेकर आई। जब सूरज की पहली किरण दिखी तो मुन्ना का शरीर आग की तरह तप रहा था। उसे तेज बुखार था, वह बेसुध पड़ा था। जी देखिए मुन्ना को क्या हो गया, इसका माथा तो तवे जैसा जल रहा है, आंखें भी नहीं खोल रहा। कुछ करो जी, वरना मेरा बच्चा। हे भगवान, इतना तेज बुखार, इसे अभी डॉक्टर और दवाई की जरूरत है। सुधा, तू यहीं बच्चों के पास रह, मैं अभी सेठ के पास जाता हूँ। वो कुछ पैसे दे देगा तो मैं दवाई ले आऊंगा। जी जल्दी जाना, बच्चे की हालत देखी नहीं जा रही। जगदीश नंगे पैर कीचड़ से सने रास्तों पर दौड़ता हुआ सेठ करोड़ीमल की दुकान पर पहुंचा। सेठ अभी दुकान खोलकर गल्ले की पूजा कर रहा था। जगदीश की हालत देखकर सेठ ने नाक सिकोड़ी। सेठ जी, गजब हो गया। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह मुंह उठाकर आ गया अपशकुन करने? अभी बोहनी भी नहीं हुई और रोना शुरू कर दिया। मालिक, कल रात मेरी झोपड़ी गिर गई। हम पूरी रात बारिश में भीगते रहे। मेरे छोटे बेटे मुन्ना को बहुत तेज बुखार चढ़ गया है मालिक, वो बेहोश पड़ा है। मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, डॉक्टर को दिखाना है। तो मैं क्या करूं? मैं यहाँ धर्म खाता खोलकर बैठा हूँ क्या? जब देखो पैसे पैसे करता रहता है। अभी पिछले हफ्ते तो 50 रुपए ले गया था। मालिक, वो उधार मेरी तनख्वाह से काट लेना। आज अगर आपने मदद नहीं की तो मेरा बच्चा मर जाएगा। मुझे 500 रुपए दे दीजिए मालिक, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। 500 रुपए? तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तेरी महीने की कमाई नहीं है इतनी और एक बार में 500 मांग रहा है? कामचोर कहीं का, काम पर ध्यान देता ना आता है। मालिक, मुझे गालियां दे लो, मार लो, पर पैसे दे दो। मैं दिन रात काम करूंगा, आपकी दुकान झाड़ूंगा, झूठे बर्तन भी मांजूंगा, पर मेरे बच्चे को बचा लो। जगदीश की आंखों में आंसू और लाचारी देखकर भी सेठ का दिल नहीं पसीजा, लेकिन उसे लगा कि अगर आज इसे पैसे नहीं दिए तो कल दुकान कौन खोलेगा। ये ले और दफा हो जाए यहाँ से। याद रखना, ये खैरात नहीं है। अगले 3 महीने तक तेरी तनख्वाह में से हर रोज पैसे काटूंगा और अगर कल काम पर नहीं आया तो ब्याज लगा दूंगा। जा अब। भगवान आपका भला करे मालिक, मैं कल पक्का आऊंगा।
जगदीश ने 500 रुपए मुट्ठी में भींचे और डॉक्टर के पास दौड़ा। डॉक्टर ने मुन्ना को देखा, एक सुई लगाई और कुछ दवाइयां दी। जगदीश दवाई लेकर वापस अपनी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ भाग रहा था कि रास्ते में उसे अपना बचपन का दोस्त रमेश मिल गया। अरे जगदीश भाई रुक, ये क्या हालत बना रखी है और इतनी हड़बड़ी में कहां भाग रहा है? रमेश भाई, क्या बताऊं, विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। झोपड़ी गिर गई, मुन्ना बीमार है, अभी दवाई लेकर आ रहा हूं। क्या झोपड़ी गिर गई? तो अब तुम लोग कहां रहोगे? पता नहीं भाई, अभी तो खुले आसमान के नीचे है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। देख जगदीश, हिम्मत मत हारना। मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं हैं, पर ये ले 50 रुपए, बच्चों के लिए दूध ले लेना। और हाँ, तेरी वो पुरानी सब्जी वाली रेहड़ी जो कबार में पड़ी थी, वो अभी भी तेरे पास है ना? हाँ भाई, वो तो वहीं पड़ी है मलबे के पास। तो सुन, उसे ही अपना घर बना ले। बांस और पन्नी तो तेरे पास है ही, जमीन पर सोने से अच्छा है रेहड़ी के ऊपर घर बना। कम से कम जमीन की सीलन और कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। तू सच कह रहा है भाई, मेरे दिमाग में ये बात आई ही नहीं। मैं अभी जाकर इंतजाम करता हूं। जगदीश दवाई लेकर सुधा के पास पहुंचा। मुन्ना को दवाई दी गई। कुछ देर बाद मुन्ना की सांसें सामान्य होने लगी। सुधा ने पास ही पड़े ईंटों के चूल्हे पर गीली लकड़ियों को फूंक फूंक कर जलाया और सूखी रोटी सेकी। उन्होंने वहीं बाहर बैठकर रूखी सूखी रोटी खाई। खाना खाने के बाद जगदीश में एक नई ऊर्जा आ गई। उसने अपनी पुरानी 4 पहियों वाली लकड़ी की रेहड़ी को मलबे से बाहर निकाला। सुधा, अब हम जमीन पर नहीं सोएंगे। मैं इस रेहड़ी को ही हमारा किला बनाऊंगा। पर जी, ये तो बहुत छोटी है, इसमें हम सब कैसे आएंगे? गरीब की चादर छोटी ही होती है सुधा, उसी में पैर समेटने पड़ते हैं। तू देख मैं क्या करता हूं। जगदीश ने इधर उधर से कुछ मजबूत बांस के डंडे जमा किए। उसने रेहड़ी के चारों कोनों पर 4 डंडे मजबूती से बांधे। फिर उसने अपनी टूटी हुई झोपड़ी से बची हुई लकड़ी की फट्टियों को उठाया और उन्हें रेहड़ी के 3 तरफ दीवार की तरह कीलों से ठोक दिया। ऊपर छत बनाने के लिए उसने एक पुरानी मेज की प्लाईवुड और उसके ऊपर वो मोटी प्लास्टिक की पन्नी डाली जो सेठ की दुकान से कभी लाया था। उसने हवा रोकने के लिए चारों तरफ से उसे रस्सियों से कस दिया। शाम होते होते वह साधारण सी सब्जी वाली रेहड़ी एक चलते फिरते कमरे में बदल गई। अंदर उसने पुराने गद्दे और बोरियां बिछा दी। आ जाओ बच्चों, देखो तुम्हारा नया घर। रात हो चुकी थी और ठंड फिर से अपना कहर ढा रही थी। मुन्ना, गुड़िया और सुधा रेहड़ी के ऊपर चढ़ गए। जगह कम थी, इसलिए वे एक दूसरे से सट कर लेटे। जगदीश रेहड़ी के मुहाने पर बैठा था ताकि हवा अंदर ना जाए। भले ही महल नहीं था, लेकिन उस लकड़ी के डिब्बे में बाहर की कड़ाके की ठंड से राहत थी। अगली सुबह मुन्ना की तबीयत में सुधार था। जगदीश ने सुधा को समझाया, सुधा, तुम बच्चों का ख्याल रखना, मैं दुकान जा रहा हूं। सेठ बहुत गुस्से में था, अगर आज लेट हो गया तो नौकरी से निकाल देगा। जी आप जाओ, मैं संभाल लूंगी। जगदीश फिर से दौड़ता हुआ सेठ करोड़ी मल की दुकान पर पहुंचा। वह दुकान के अंदर घुसने ही वाला था कि उसने देखा वहां एक नया लड़का जो मुश्किल से 18 साल का होगा चाय बना रहा है। सेठ गद्दी पर बैठा मुस्कुरा रहा था। सेठ जी, राम राम, मैं आ गया काम पर। ये लड़का कौन है? आ गया तू? बड़ी जल्दी आ गया, पर अब तेरी जरूरत नहीं है जगदीश। क्या मतलब सेठ जी? आपने तो कल 500 रुपए दिए थे। मैंने वादा किया था कि मैं काम करूंगा। पैसे दिए थे तो क्या खरीद लिया मुझे? देख, ये छोटू है, ये गांव से नया आया है। तू मुझसे दिन के 300 रुपए लेता था, ये 150 रुपए में काम करने को तैयार है। और ये जवान है, तेरे से ज्यादा फुर्तीला है। मुझे अब बूढ़े घोड़ों की जरूरत नहीं। सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरा घर टूट गया है, बच्चा बीमार है। अगर नौकरी चली गई तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं 200 में काम कर लूंगा मालिक। अरे भाई, चिक चिक मत कर, धंधा है ये। मुझे जहां मुनाफा दिखेगा वही करूंगा। और सुन, वो 500 रुपए जो दिए थे वो मैं तेरी पिछली रुकी हुई तनख्वाह से काट लूंगा, हिसाब बराबर। अब चल निकल यहां से, ग्राहकों को आने दे। जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस सेठ के लिए उसने अपने हाथ जलाए, उसने 150 रुपए के लालच में
उसे दूध से मक्खी की तरह निकाल दिया। जगदीश की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेजान कदमों से वापस अपनी रेहड़ी की तरफ चला। दोपहर हो चुकी थी। जगदीश सिर पकड़े अपनी रेहड़ी के पास बैठा था। सुधा ने उसका चेहरा देखकर सब समझ लिया। क्या हुआ जी, सेठ ने कुछ कहा क्या? उसने मुझे निकाल दिया सुधा। उसे सस्ते में दूसरा मजदूर मिल गया। अब हम क्या खाएंगे? मुन्ना की दवाई कैसे आएगी? मैं हार गया सुधा, मैं हार गया। ऐसे कैसे हार दे? आप मेरे वो वाले जगदीश नहीं हो जो मुसीबतों से डर जाए। याद है जब बापूजी ने शादी से मना किया था, तब भी आप डरे नहीं थे। पर अब क्या करूं? कौन देगा मुझे नौकरी? हमें किसी की नौकरी नहीं करनी। आप दुनिया की सबसे अच्छी चाय बनाते हो। सेठ की दुकान तो आपके हाथों के जादू से चलती थी। लोग सेठ के पास नहीं, जगदीश भाई की चाय पीने आते थे। तो हम खुद की चाय बेचेंगे। ये रेहड़ी है ना, इसी में बच्चे रहेंगे और इसी के बाहर हम अपनी दुकान लगाएंगे। पर सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसे बेच दो। इससे चाय पत्ती, दूध और चीनी आ जाएगी। हम अपना धंधा करेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। सुधा, तू लक्ष्मी है। तू सच में लक्ष्मी है। मैं तुम्हारी लौंग को बेचकर पैसे लाऊंगा। जगदीश ने वो लौंग बेची। उसे 2000 रुपए मिले। उसने एक पुराना स्टव, एक पतीली, कुछ कांच के गिलास, चाय पत्ती, चीनी और दूध खरीदा। शाम हो रही थी। उसने अपनी रेहड़ी, जो अब घर बन चुकी थी, के ठीक बाहर एक छोटी सी लकड़ी की मेज लगाई। उस पर स्टव रखा। जैसे ही चाय उबलने लगी, उसकी खुशबू हवा में तैरने लगी। ये खुशबू गुलामी की नहीं, आजादी की थी। आओ भाई, गर्मा गर्म चाय, कड़क चाय, जगदीश भाई की स्पेशल चाय। सड़क से गुजरते हुए कुछ मजदूर जो ठंड से ठिठुर रहे थे, खुशबू सूंघ कर रुके। अरे भाई, बड़ी मस्त खुशबू आ रही है, एक कटिंग देना। अभी लो भाई साहब। वाह, क्या स्वाद है। सेठ की दुकान पे भी ऐसी चाय नहीं मिलती थी। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। उस शाम जगदीश ने 50 कप चाय बेची। जब रात को उसने कमाई के पैसे गिने तो वो 300 रुपए थे, सेठ की दिहाड़ी के बराबर, लेकिन बिना किसी गाली के। बापू, चाय की खुशबू बहुत अच्छी है। जगदीश ने मुस्कुराकर अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। बाहर ठंड थी, पर आज उनके 4 पहियों के घर में सुकून की गर्मी थी।